यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, उन्हें हम अपोलोजाइज़ करते हैं। सीट्स बहुत ज़्यादा कम थी जिसकी वजह से हम सब लोगों की सीट्स को कंफर्म नहीं कर सके। कुछ बच्चे नाराज़ हो रहे थे, तो नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आर द लकी पर्सन वो आर सिटिंग हियर राइट। और सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ दिनों पहले की बात है, बिल्कुल सच्ची कहानी है, जिसे सुन के आपको थोड़ा सा ईमान में ताजगी आएगी और आपको पता चलेगा कि पेट्रियटिज़म किसे कहते हैं और अल्लाह ताला पे अगर आप यकीन रखें तो आपका ईमान किस तरीके से मजबूत होता है। कुछ दिनों पहले एक औरत मेरे पास आई और आके कहने लगी, बेटा मैंने अपने बेटे को ना एयरफोर्स की तैयारी करवानी है, एयरमैन भर्ती कराना है। क्या? एयरमैन। तो मैंने कहा ठीक है मैं तैयारी करवा दूँगा। कहती मैं 2 लाख रुपये दूँगी। तो मैंने कहा 2 लाख रुपये? और यकीन मानिए उस टाइम मेरी जेब में मुश्किल से 200 या 300 रुपये थे और मुझे पैसों की भी ज़रूरत थी। तो मैंने कहा मैं पैसे नहीं लेता, मैं 7 साल से फ्री तैयारी करवा रहा हूँ, पैसे नहीं चाहिए। उसने 50,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पे रख दिए। मुझे 50,000 की गरमाइश भी महसूस हुई, 50,000 हाथ पे, और जेब में से 200 रुपये और पैसों की ज़रूरत भी हो। और मैंने 50,000 उठाया उस माँ जी के हाथ पे रख दिया। मैंने कहा माँ जी मुझे नहीं चाहिए, मैं फ्री तैयारी करवाऊँगा। वो उठी और चली गई और हैरत भरी नज़रों से मुझे देखती रही। तो मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और दोस्त को मैंने कहा कि यार एक बात बताऊँ, लोग झूठ बोलते हैं कि इंसान को मौका मिला तो इंसान चोरी करता है, मौका मिला तो इंसान रिश्वत लेता है। अल्लाह ताला कुछ ऐसे बंदों को भी हिम्मत और ताकत देता है जिन्हें मौका मिलता है फिर भी नहीं करते, फिर भी नहीं करते। ये जो हमारे माइंड में एक गलत कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है ना कि यार चोरी वो करता है जिसे मौका मिलता है, झूठ वो बोलता है जिसे मौका मिलता है। यानी जिस बंदे को मुकाम मिल गया, जो डीएसपी बन गया, जो अफसर बन गया, कर्नल बन गया, उसे मौके मिल गया, वो कुछ भी कर सकता है। नहीं, अल्लाह ताला ने जिसे बचाना है ना उसे बुलंदी पर जाके ही बचाना है, और जिसे नहीं बचाना है ना वो मस्जिद के मुसल्ले भी चोरी कर लेगा, मस्जिद का लोटा भी चोरी कर लेगा, मस्जिद की टूटी भी चोरी कर लेगा। चोरी की क्वालिटी छोटी बड़ी नहीं होती, चोरी चोरी होती है बेटा, वो छोटे लेवल की हो या बड़े लेवल की हो। तो जब वो पैसों की ऑफ़र मुझे कर रही थी, अब सवाल तो ये बनता है कि वो चाहूँ तो मैं ले सकता था, मेरा ज़मीर क्यों नहीं गवारा करता। रात के 11 बजे तक हज़ारों SMS रोज़ाना आते हैं, जो बच्चे SMS लिखते हैं कि सर मैं लाहौर में आया हुआ हूँ, अपना गाँव छोड़ के मुझे नौकरी की ज़रूरत है। यार इनके मामे चाचे ताए सब ने साथ छोड़ चुके होते हैं, ताने दे रहे होते हैं, घर में अल्फाज हो रहे होते हैं, टेंशन से भरे हुए होते हैं। इस मुल्क के अंदर जितनी वो टेंशन और परेशानियाँ देख रहे होते हैं, शायद अगर ये मोटिवेशन स्पीकर जो 1,000 2,000 3,000 रुपये लेते हैं, अब अंदाज़ा लगाओ अगर इन लोगों को इन चीज़ों का दर्द महसूस हो तो ये चीज़ें सही ना हो जाए। हमारे मुल्क में कितनी जमातें हैं, अब मैं नाम नहीं ले रहा, कितनी जमातें हैं जो कि दिन का काम कर रही है। क्या किसी ने आज तक एक हॉस्पिटल बनाया? कोई नहीं मिलेगी। कड़वी बातें हैं सारी। पता है मैं ये कड़वी बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि ना एक बच्चा लैंड क्रूज़र में जा रहा है, उसके पास एक और बच्चा रेडी के नीचे बैठ के टूटा हुआ या ख़राब रोटी खा रहा है। उस लैंड क्रूज़र वाले को उस रोटी वाले पे तरस आएगा, लेकिन उसके दर्द को महसूस नहीं कर सकता। वो महसूस वही करेगा जिससे भूख लगी और रोटी नहीं है उसके पास। अगर आपने उसकी दर्द को महसूस करना है तो आपको लैंड क्रूज़र से उतर के उसकी ज़िंदगी की तरह का रूप धारना पड़ेगा और उसके साथ बैठना पड़ेगा, फिर समझ आएगा उसका दर्द क्या होता है। अगर आप लैंड क्रूज़र में फिरेंगे और एयर कंडीशन रूम्स आप बना लेंगे और आप हाई जेंट्री बन जाएंगे, मैं यकीन से आपको कहता हूँ ये सर्वकार अगर ऐसे बन जाते हैं ना तो मैं आपकी में से किसी की मदद नहीं कर सकता। सहाबा किराम की ज़िंदगी से आप लोगों को क्या समझ नहीं आती कि उन्होंने क्यों इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए? उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं किया था। हमारे यहाँ इंसान कामयाब होने के बाद सबसे पहले अपना लाइफ स्टाइल चेंज करता है, और लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से उसके दिमाग में से वो रैम, वो दूसरों की तकलीफ़ों का एहसास, वो सब खत्म हो जाता है, खुद ब खुद ख़त्म होना शुरू हो जाता है और इंसान को समझ भी नहीं आ रहा होता। तो मैं आपको सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो आज की ट्रेनिंग देने वाला हूँ, इस ट्रेनिंग के ज़रिए अगर आप लोग ऑफिसर बन जाते हो, किसी मुकाम तक पहुँच जाते हो, तो आपने अपने सोने की जगह ज़मीन को बनाना है। चाहे आपके अकाउंट में लाखों रुपया हो, और दिन में कुछ वक्त ना भूखे रहना है जानबूझ के, चाहे खाना वाखिर तादाद में हो, कुछ वक्त भूखे रहना है ताकि ना आपको एहसास रहे कि भूख क्या होती है। मैंने कुछ दिनों पहले फेसबुक पे भी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था ज़रा सोचिए, शायद किसी ने देखी हो। उसमें मैंने कहा था कि मैंने एक दिन खाना नहीं खाया, दोपहर का वक्त हुआ, मैंने पानी पिया और खाना नहीं खाया। जब शाम के 5 बजे तो मेरे पेट में दर्द होना शुरू हुआ और सिर फटने लगा और बुखार सा महसूस होना शुरू हो गया। तो उस टाइम जब मैंने खाना खाया तो मुझे एहसास हुआ कि यार जिस बच्चे के पास एक वक्त की रोटी नहीं होती, जिस बच्चे के पास लॉकडाउन में घर का किराया नहीं होता, जिस बच्चे के पास स्कूल की फ़ीस नहीं होती, वो किस दर से गुजरते होंगे यार। हम दूर से खड़े होकर तमाशा देखते हैं बस, लेकिन उन चीज़ों को हल करने की ज़रा भी कोशिश नहीं करते।
और अगर आप उन चीज़ों को हल करना चाहते हैं तो इस बात को ज़हन में बैठा लें आप लोग कि आपको किसी टीम की ज़रूरत नहीं है बेटा। आप जहाँ पर भी हैं ना, आप बस स्टैंड लेने अपने लेवल पे। आपकी जेब में जितने पैसे हैं उतने पैसे में आप डरना शुरू कर दें। अब मेरी जेब में अगर इस टाइम 1 रुपया भी नहीं है या 1 रुपया है तो आप में से किसी को क्या पता मेरी जेब में है या नहीं है। अल्लाह ताला ने सब चीज़ें पर्दा रखी हुई हैं, इन चीज़ों को आप भी पर्दा रखा करें। अगर आप गरीब हैं तो अगले बंदे के सामने गरीबों की तरह ना बैठा करें, ऐसे बैठा करें जैसे आप बाहर लैंड को से पार करके आए हैं। समझ आ रही है? चाहे आप पैदल चल के आ रहे हो। भाई अपने आप को दूसरे सामने क्यों गिराते हो? आप नौकरी लेने जाते हो, सर मुझे रख लें, मेरे हालात ख़राब हैं, क्यों मिन्नतें करो उसकी? उसे कहो कि यार मेरी ये रिक्वायरमेंट्स है, मैंने आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की हैं, यू हैव टू गिव मी जॉब। देता है ठीक है, नहीं देता जो ना छोड़ो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन अपने सिर को झुकाओ मत इतना कि अगले कुचल के चले जाएं आपको। आप लोग को ज़्यादा झुका देते हो, ज़्यादा ही आप ये सोचते हो कि हमारे हालात ख़राब हैं तो पता नहीं अगला बंदा हमारी मदद कर देगा। अरे कोई मदद नहीं करेगा। एक माँ वाहिद होती है जो बगैर के नमाज में आपके लिए दुआ करती है। दूसरा एक मुखलिस उस्ताद, मैंने उस्ताद के साथ मुखलिस का अल्फाज इस्तेमाल किया है। मुखलिस उस्ताद वो होता है जो आपकी बगैर के आपके लिए क्या करता है, दुआ करता है। बाकी आप चाहे व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते रहो मेरा कल पेपर है, मेरी दुआ करना, किसी ने दुआ नहीं करनी, ये कहने की बातें सारी। तो लोगों के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने रास्ते को एक बनाओ और सीधे रास्ते पे चलो। और बड़ी बात है कि आज आप लोग सुबह सुबह 7 बजे यहाँ पर पहुँच गए हैं, और मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे सुबह सुबह, और गर्ल्स पहुँचेंगी क्योंकि रास्ते ब्लॉक हैं, सारी चीज़ें। और ये आप लोगों का एहसान है, राइट, जो आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मेरी कुछ नसीबी है कि आप जैसे तालिब इल्म मेरे पास हैं। पहले आप सबके नाम पूछना चाहता हूँ मैं। बेटा आपका नाम क्या है? अहमद। आप कहाँ से आए हैं? वाबडा टाउन से। वहाँ बिजली तो आती होगी है ना? जाती तो नहीं बिजली? वाबडा टाउन है ना, बिजली नहीं जाती होगी। और आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? गाजी रोड से हैं। बेटा आपका नाम? आमिर। कहाँ से आए हैं आप? भगवानपुरा। काफ़ी दूर है ये तो है ना? और आपका नाम? कहाँ से आए हैं आप? अस्की नैन से। आप तो नज़दीक से हैं। आप कहाँ से हैं बेटा? ये आपको सीट कैसे मिली फिर? शाम साहब देख लें, एक बंदा फिर आउट ऑफ एरिया से निकल ही आया है ना। हमने इस बार 100% कोशिश की कि यार कोई बंदा ऐसा ना हो जो कि ना लाहौर की हदूद से बाहर हो। नहीं, नाम क्या आपका? मोहसिन। थैंक यू सो मच बेटा, आप इतनी दूर से आए हैं। और आपका नाम? फ़हीम। कहाँ से हैं? सर मैं गाजी रोड से। हाफिज़ लग रहे हैं हम ये दिखने में। माशाल्लाह लुक अच्छी है आपकी। और आपका नाम? अमेर। कहाँ से हैं? यादगार से। आप भी काफ़ी दूर से हैं। कहाँ से हैं? आप सरगोदा से हैं? यार पहले इन दो के लिए क्लैपिंग करो यार। आप सरगोदा से यहाँ कैसे पहुँचे? दोस्त आ रहे थे तो उनके साथ आया। तो आपको पता भी था सुबह सुबह आपने आना, फिर भी पहुँच गए? उनके पास मैं यार बड़ी हिम्मत है, बैठ जाए। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारे दरमियान एक ऐसी भी लड़की मौजूद है जिसकी वीडियो मैंने स्टेटस पे लगाई थी। आमना नाम था जिसने कराटे की वीडियो किसी ने देखी थी स्टेटस पे? देखी होगी सबने, देखी थी ना? कराटे मास्टर जो 10 लोगों के हाथ पांव तोड़ सकती है, वो हमारे दरमियान मौजूद है। बिग क्लैपिंग फॉर आमना, राइट? तो आमना इज़ वन ऑफ द गर्ल जो, बैठ जाए बेटा, थैंक यू सो मच। ये हमारे स्कूल में गर्ल्स को कराटे की फ्री ट्रेनिंग भी देती हैं। कोविड की वजह से इस साल नहीं हो सका, लेकिन हर साल होता है। और माशाल्लाह गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करती हैं। ये वो लड़की है जिसने गोल्ड मेडल हासिल किया और पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लोग कहते हैं कि हमारी अगर कहीं लड़ाई होगी तो हमने लड़के को कॉल नहीं करना, हमने आमना को कॉल करनी है। आमना आ जाओ बेटा फटाफट। तो बहुत बड़ी बात है। और आपका नाम क्या है बेटा? नुसरत। आप कहाँ से आई हैं? ये शादे से आई हैं। रास्ते में सारी ट्रैफिक बंद थी, उसके बावजूद ये चल पड़ी। और ये बाइकर भी हैं और नाथ खां भी हैं और पता नहीं कितनी क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर। और आपका नाम? आप कहाँ से आई हैं बेटा? ये भगवानपुर से आई हैं, काफ़ी दूर से आई हैं। और आपका नाम क्या बेटा? ऐसे नाम इनके साथ आए हैं, ठीक है। अच्छा बेटा अब हम शुरू करते हैं। आप सारे फोर्सेस के लिए आए हैं ना? 1 पेपर MCQs के लिए आए हैं। और फोर्सेस, ठीक है। फोर्सेस के लिए कितने हैं ज़रा मुझे बता दें? फोर्सेस वाले 1 2 3 4 5 6 7 सारे फोर्सेस वाले। आप लोगों को मैं एंड पे बताऊंगा। पहले फोर्सेस की तैयारी होगी, राइट? जो पॉइंट्स बताऊंगा प्रॉपर्ली सॉलिड होंगे और उन्हें आप लोगों ने प्रॉपर्ली फॉलो करना है। और जो पॉइंट लिख सकते हैं आपने लिखना भी है साथ साथ। कर दें स्टार्ट? इजाज़त है शाम?
कैमरामैन की इजाज़त ले लेनी चाहिए, है ना, उसकी इजाज़त के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, जो बातें मैं कहने वाला हूँ बेटा, सुनने वाले भी और यहाँ बैठे हुए जो हैं वो ज़हन में रखिएगा। मैं इसमें कुछ ऐसे कोड वर्ड्स बोलूँगा जो सिर्फ ज़्यादा फोकस करने वालों को समझ आएंगे, या उन लोगों को समझ आएंगे जो मेरे फेस एक्सप्रेशंस को समझेंगे या मेरे हैंड्स के मूवमेंट को समझेंगे। मैं जानबूझ के वो कोड वर्ड यूज़ करूँगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी एकेडमीज़ वाले इस वीडियो को कॉपी पेस्ट करें और पेस्ट करके लोगों से 30-30, 40-40, 50-50 हज़ार रुपये खाएँ, उसके बाद लोगों को ये ट्रिक्स बताएं और ये तैयारी करवाएं। मेरे वालिद साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा वो लोग तुम्हारी वीडियो को कॉपी कर सकते हैं लेकिन वो वकार नहीं बन सकते। तो इस बात को ज़हन में रखा करो कि अल्लाह ताला ने जो तुम्हें सिखाया है ना, ठीक है, तुम अगले को सिखा सकते हो, लेकिन अगर कोई चीटिंग करना चाहता है तो चीटर कभी भी कामयाब नहीं होता, हमेशा उसे शिकस्त का सामना करना पड़ता है। जब भी आप पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी के अंदर अप्लाई करते हैं, आप मैट्रिक ब्याह पे अप्लाई करें, इंटर ब्याह पे अप्लाई करें या ग्रेजुएशन ब्याह पे अप्लाई करें, पहले हम सारा क्राइटेरिया आपको बता देते हैं। मैट्रिक ब्याह पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो एयरफोर्स में एयरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पाकिस्तान नेवी के अंदर सेलर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और पाकिस्तान आर्मी के अंदर सोल्जर के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। इसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड होता है। एयरफोर्स के अंदर 60% मार्क्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 55% मार्क्स वाले भी और 65% मार्क्स वाले भी। साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तान आर्मी के अंदर और पाकिस्तान नेवी के अंदर, पाकिस्तान नेवी की सैलरी पैकेज एयरफोर्स आर्मी की निस्बत सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पाकिस्तान नेवी की जो जॉब होती है वो ज़्यादातर कराची में होती है और इस्लामाबाद में थोड़ा बहुत उनका काम होता है, बाकी एरियाज़ में उनके काम नहीं है। अगर एक बच्चे की उम्र 16 साल से लेके 21 साल के दरमियान है और वह पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वह टेक्निकल ब्रांच में अप्लाई कर सकता है, ठीक है, एरोट्रेड ब्रांच में अप्लाई कर सकता है, डिफरेंट फील्ड है जिसमें अप्लाई कर सकता है। गर्ल्स अगर अप्लाई करना चाहती हैं तो वो मेडिकल फील्ड के अंदर अप्लाई कर सकती हैं, राइट, और बॉयज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो डिफरेंट जो फील्ड्स होती हैं, राइट, वहाँ जो अवेलेबल होती हैं उनमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई तो हो जाएगा सारा क्राइटेरिया। बेसिक हम आज बात करेंगे मेन पॉइंट्स की और टेस्ट को पास करने की। पहले हम टेस्ट को पास करने के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे कि अप्लाई कौन कौन कर सकता है और कौन कौन अप्लाई नहीं कर सकता। एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। एक बच्चे का मुझे कॉल आई थी और मुझे कहा कि सर मेरा एयरफोर्स में जाने का ख्वाब था लेकिन मेरा पूरा नहीं हो सका। मैंने कहा वजह बताएं। कहता मेरा अंगूठा कट गया था, किसी वजह से मशीन में आया था और अंगूठा कट गया था और आई एम मेडिकली अनफिट। मैंने कहा आपको किसने कहा मेडिकली अनफिट हो? कहता सर मैंने प्रोस्पेक्टस पे पढ़ा है जिसका हाथ कट गया या ऐसी कोई मसला है वो मेडिकली अनफिट है, वो एयरफोर्स में नहीं जा सकता। मैंने कहा आप जा सकते हो, आप जा सकते हो। अगस्त के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी नेवी के अंदर सिविलियंस की जॉब्स आती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो और आप इजीली सिलेक्ट हो सकते हो। ये बात बताने का मकसद ये है कि अपने रास्ते निकालना सीखा करो। आप जिन लोगों के पास जाके कहते हो मेरा कद इतना है, मेरा वजन इतना है, वो कहते हैं नहीं हो सकता भाई, और यार कद सही नहीं है। आपकी उम्र कितनी है? 25। वो कहेंगे यार 21 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 साल वाला अप्लाई कर ही नहीं सकता। इसके ख्वाब को क्या करेंगे? तोड़ देंगे। अगर ये मेरे पास आएगा मैं कहूँगा बेटा 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके दिमाग वो 30 साल तक 5 साल हो रहे हैं मेरे पास, दिमाग खुल जाएगा, इसे पता चलेगा मेरे पास रास्ते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के पास जाया करो जिनके पास इन्फॉर्मेशन होती है प्रॉपर्ली सॉलिड। यहाँ फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले लोग बेइंतहा हैं जो कि लोगों के ख्वाबों को 1 मिनट में तोड़ देते हैं कि नहीं यार तुम भी नहीं हो सकते, तुम भी नहीं हो सकते, तुम भी नहीं हो सकते। ऐसे कैसे हो सकते कि तुम नहीं हो सकते? आखिरी मौके तक वहाँ से रास्ता निकालने की कोशिश किया करो, फिर रास्ते निकलते हैं। अगर इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, बीकॉम किया हुआ है, राइट, या बीकॉम आईटी किया हुआ है, तो ये 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, पाकिस्तान नेवी के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन में, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 80+ होती है, 80,000+। और इनका ISB भी नहीं होगा, सिर्फ इनिशियल होगा, मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा, या सिलेक्ट हो जाएंगे, और ना इनकी रनिंग होगी। अब एकदम इनके दिमाग में आ रहा होगा सर ने तो बड़ा आसान रास्ता बता दिया। उनके पास चांसेस भी कितने हैं? 3 चांसेस हैं। इंसान को ना रास्ते बनाने के तरीके देने चाहिए ताकि वो अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए जगह जगह कोशिश करे। मैं मैक्सिमम क्या करता हूँ, बच्चों को जब भी कहीं अप्लाई करवाता हूँ तो मैं उन स्टूडेंट्स को एक बात लाजमी बोलता हूँ, बेटा आप लोग उन लोगों में बैठना छोड़ दो जो आपको नकमा बनाते हैं। समझ आ रही बेटा? आज के बाद उन लोगों को छोड़ दो जो आपको नकमा बनाते हैं। आपको नकमे बनाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। आप जिस झुंड में जाके बैठते हो ना, यहाँ से उठोगे 2 घंटे बाद उठ के जाके बैठोगे, जहाँ जाके बैठोगे वहाँ के लोग ऐसे होंगे, नहीं यार तुम्हारी उम्र गुजर गई, अब तुमसे कुछ भी नहीं होना, ये नहीं होना। वो 1000 वजवात निकाल देंगे तुम्हारी शिकस्त की वजह से। इसलिए बेहतर है कि ऐसे लोगों को, मैं नहीं कहता नाराज़ हो, ऐसे लोगों में बैठना छोड़ दो। 3-4 लोगों से रब्ता रखो जो हमेशा कोशिश करते हैं आपको ऊपर पहुँचाने की। कल परसों मेरे एक लड़के से मुलाकात हुई, उसने BScs किया था कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और मैं काफ़ी 3 साल से मेरे राब्ते में था,
और मुझे कहता है कि सर मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की और मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिल रही। मैंने कहा बेटा MA उर्दू कर लेते हैं। तो कहता है सर MA उर्दू, ये आप क्या बात कर रहे हैं? तो मेरे घर वाले तो मजाक उड़ाएंगे। मैंने कहा घर वालों को बताना है किसने है भाई, आप अपनी जॉब करते हो, तनख्वाह कमाते हो, मेरे पास तो दाखिला भेजो, MA उर्दू करो। यकीन मानिए उसने MA उर्दू किया, कोविड से पुरानी बात है ये, और इस टाइम वो PPSC में लेक्चरार है, 70,000। आप जब MA उर्दू कर रहे होते हो तो वो आपको कहेंगे बेकार है, क्यों कर रहे हैं MA उर्दू, बेकार है, ये वो है। लेकिन जब ये भाई साहब 70,000 कमा के 50,000 घर देंगे ना, यार मेरा बेटा तो शहजादा है, मेरा बेटा तो हीरा है। ये लोग किसी के नहीं हैं, इस बात को दिमाग में बैठा लो, ये लोग किसी के भी नहीं हैं। इस टाइम आप फेलियर हो, ये आपको फेलियर बोलते रहेंगे। आज आप स्टार बन जाओ, आपके नक्शे में भी खूबियाँ निकालेंगे। जब ये 5 साल का था तो ये ऐसे करता था, मुझे उस टाइम भी पता था ये हीरो बनेगा। सही बता रहा हूँ मैं आपको, आप में खूबियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी। आपके ख़ानदान वाले रिश्ता लेके आएंगे, यार नहीं यार लड़का सही नहीं है, इनकार कर देंगे। आज गवर्नमेंट नौकरी लग जाए वापडा के अंदर, वो जी वहाँ से रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। ये सोचेगा शायद मेरे अंदर क्वालिटी है, क्वालिटी इसके अंदर नहीं है, क्वालिटी वापडा की नौकरी के अंदर है। समझ आ रही बेटा? तो देते अ लॉट ऑफ द डुप्लीकेट पर्सन सराउंडिंग यू। डुप्लीकेट पर्सन का रेवड़ लगा हुआ है यहाँ पर, रेवड़ जिनके दरम्यान में आप लोग चल रहे हो, इसलिए आप लोग यहाँ पर डिस्टर्ब होकर फिर रहे होते हो और आपको लोगों के चेहरों की पहचान नहीं हो पाती और आप धोखे में चले जाते हो, धोखे में गिर जाते हो। अच्छा, जब पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर, पहले हम पाकिस्तान एयरफोर्स की बात करते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जब, क्योंकि गर्ल्स बॉयज़ को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई करें। जब पाकिस्तान एयरफोर्स में आप लोग अप्लाई करेंगे मैट्रिक, इंटर या ग्रेजुएशन जिस भी लेवल पे आप अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने के बाद जब आपकी स्लिप आ जाएगी, उस पर टाइम लिखा होगा सुबह 9 बजे आइएगा। आपने सुबह 9 बजे नहीं जाना, सुबह 6 बजे जाना है। कितने बजे जाना है? 6 बजे। सुनने वाले कह रहे होंगे क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, जो कह रहा हूँ उसे मान लेना, आंखें बंद करके मान लेना, ठीक है। 9 बजे का टाइम अगर लिखा हो तो सुबह कितने बजे जाना है? 6 बजे आपने ऑफिस के बाहर पहुंच जाना है और वहाँ आपको एक लंबी सी लाइन नज़र आएगी, ठीक है। फिर आपको मेरी बात याद आएगी कि यार सर ने तो बिल्कुल सही कहा था, टाइम का कोई हिसाब नहीं है, जो पहले पहुँचेगा पहले उसी का टेस्ट होगा। जब पहुँचेंगे वहाँ पर तो आप जैसे इंटर होंगे, सेलफोन लेके जाना अलाउ नहीं है और घड़ी भी लेके जाना अलाउ नहीं है। घड़ी आप घर उतार के जाना, वरना घड़ी वहाँ पर वो कहेंगे बाहर रखें और घड़ी गुम हो जाती है फिर, ठीक है। आपने अंदर जाना है, वो आपको एक कार्ड देंगे, आप कार्ड हैंग आउट करेंगे, राइट, पकड़ लेंगे कार्ड। देन आप बैठेंगे लाइन्स में, तो वहाँ पर एक हेल्दी सा बंदा आएगा, हेल्दी आएगा, ठीक है, स्मार्ट नहीं आएगा, हेल्दी सा बंदा आएगा। बंदा भी वही आएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, हेल्दी सा बंदा आएगा। आगे कहेगा अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, आपके मैट्रिक की सनद के पीछे स्टैंप लगाएगा, स्टैंप लगा के जाएगा, कहेगा उधर लाइन में जाके खड़े हो जाएं। लाइन में आप खड़े हो जाएंगे। आपने उस हेल्दी से बंदे से जिद बहस नहीं करनी। वो कहेगा मैट्रिक कहाँ से की? सर पास की है। इंटर कहाँ से की? ये नहीं कहना सर लोअर बोर्ड से की। ये क्या अकड़ना नहीं है, वो बताऊँ क्या कहेगा? अगर आप ज़्यादा अकड़ोगे ना, वो कोई ना कोई फॉल्ट निकाल देते हैं, ये सही नहीं है, मार्कशीट सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। चुप करके अपने काम से काम निकालना है, किसी से पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जो बादशाह है बादशाह बना रहना, तो हमने किसी को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप लाइन में जाके जैसे ही खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर काउंटर में आपकी पिक्चर खींची जाएगी और आपसे पहले 200 रुपये लेते थे, अब 300 रुपये ले लेते हैं, राइट। प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाएगा, देन आपको बैठा दिया जाएगा। देन उसके बाद आपको कंप्यूटर लैब में लेके जाया जाएगा। जब जैसे ही आप कंप्यूटर लैब में एंटर होंगे तो बड़ा सा हॉल होगा, उस हॉल के सामने एक टेबल लगा होगा, टेबल के ऊपर 2 यूनिफॉर्म पर्सन बैठे होंगे, 2 ही बंदे बैठे होंगे, ठीक है। और उन दोनों यूनिफॉर्म पर्सन के सीधा ऊपर आप देखोगे तो एक छोटा सा बोर्ड लगा होगा, उस बोर्ड पे एक सीरियल नंबर लिखा होगा। मैं आपको बिल्कुल इमेजिन दिखा रहा हूँ कि आपको पता होगा कि वॉशरूम कहाँ है, कहाँ से राइट लेना है, कहाँ से लेफ़्ट लेना है, ठीक है। वहाँ किसी से पूछना आपको नहीं पड़ेगा। जब एंटर होंगे मेरी बातें रिवाइज करते रहना, सारा स्केच आपके सामने आता रहेगा। वो सामने जो कोड लिखा होगा वो कोड आपके कंप्यूटर के ऊपर पुट होता है। ज़हन में रखिएगा, जब आपने कीबोर्ड पे बैठना है तो कोशिश आपने करनी है कि आपने उस कंप्यूटर पे बैठना है जिसके कीबोर्ड के बटन जो से है ना सॉफ्ट हों। हार्ड बटन पे आपने नहीं बैठना, हालांकि बटन का कोई इस्तेमाल भी नहीं है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो करना है। आप वो आपको कहते हैं यहाँ बैठ जाओ, आप बैठे हो, अब वैसे बटन चेक किया, ओ तेरी खैर हो, ये तो ए ही नहीं दब रहा, ठीक है, बी स्पेस ही नहीं दब रही। आपने कहना सर मेरा सिस्टम चेंज कर दो। वो माउस रुक जाएगा बीच में, माउस क्या होगा? रुक जाएगा, हैंग आउट हो जाएगा। बाद में आप फेल हो जाते हो, उनका क्या जाता है? उन्होंने कहना बेटा तुम्हारा नसीब था, ये था, वो था। तो बंदा पहले ही बी केयरफुल रहे। अगर वो ज़्यादा कहता है कि नहीं तुम्हें कीबोर्ड कोई पसंद नहीं है, आपने कहना सर मैं वेट कर लेता हूँ बाहर, मैं अगले बैच में आकर टेस्ट दे देता हूँ, मैं 2 घंटे बाद दोबारा टेस्ट दे दूँगा, लेकिन ये कीबोर्ड सही चाहिए, चाहे फेल हो जाओ, लेकिन जो रिक्वायरमेंट कह रहा हूँ वो पूरी करनी है, ठीक है। ऐसे आपने टच करना है, वो कहेंगे जहाँ मर्जी बैठ जाओ, ऐसे टच करना है, जो कीबोर्ड आपको सही लगे सॉफ्ट वहाँ बैठना आपने। ऐसे कीबोर्ड में नहीं बैठना जिसके अंदर पहले ही मिट्टी गई हुई है, ठीक है, और बटन नहीं दब रहे होते, वो ऐसे 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 करना पड़ता है, ठीक है, बड़ा मसला बनता है। ज़रा चिल रहो, रिलैक्स रहो, ठीक है।
सीरियस टॉकिंग करना मुझे भी नहीं आता, बड़ा मुश्किल काम है सीरियस बातें करना। तो उसके बाद आपको जैसे सिस्टम बैठा दिया जाएगा, दैन आपके सामने एक डेमो क्वेश्चन आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक टेस्ट होगा। जो वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, एकेडमिक होगा, राइट। ये में रखिएगा, जो ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करेंगे उनका एकेडमिक पहले आ जाएगा। जो ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहे हैं उनका एकेडमिक क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। आप सब ने ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई करना है। अगर किसी ने अभी इंटर किया हुआ तो ये दिमाग में बैठा ले, लिखता रहे पॉइंट्स, उसने इस टारगेट को अचीव करना है। और आप सबकी उम्र है 30 साल से कम ही है, मुझे इतना पता है, क्योंकि अगर मेरी 30 साल से कम उम्र है तो आप सबकी 30 साल से कम उम्र है, ठीक। तो आप सब लोगों ने अप्लाई करना है लाजमी, ठीक है। गर्ल्स की उम्र 15 साल से कम है, सॉरी बताना भूल गए, गर्ल्स की उम्र 15 साल से कम है और बॉयज़ की उम्र 25 साल से ऊपर है। तो बात कर रहा था मैं कि जब आप वहाँ सिस्टम बैठ जाएंगे, राइट, तो वर्बल, नॉन वर्बल क्वेश्चन जब एकेडमिक आएंगे तो ग्रेजुएशन वालों का एकेडमिक पहले आएगा, और जो बाकी स्टूडेंट्स हैं मैट्रिक के, इंटर लेवल के, उनका वर्बल, नॉन वर्बल पहले आएगा और एकेडमिक बाद में आएगा। अब हमने इन टेस्ट को पास कैसे करना है। देखो, पास करने का सिंपल ट्रिक आपको बता रहा हूँ। नॉन वर्बल कहते हैं गेस्टल लैंग्वेज, यानी अशारे की ज़ुबान, यानी तस्वीरें दी गई होती हैं और तस्वीरों में आपने ढूंढना होता है। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, आप लोग भी रजिस्टर ओपन कर लें जो देख रहे हैं इस टाइम, और लिखें सब पॉइंट्स। शाम फ्रेम सही आ रहा है या मैं खड़ा हो जाऊँ? नहीं, जूम इन कर लें, जूम ज़्यादा फोकस ना करें, करना जूम इन। तो मैं थोड़ी देर खड़ा होऊंगा ना, बैठ के मैं थक जाऊँगा। इनमें से किसी की लिखते हुए की भी फोकस करें ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 ये कि अगर आपके सेम कलर है, यानी कि वाइट कलर है या ब्लैक कलर की पिक्चर्स हैं, या वाइट कलर की पिक्चर्स हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखें, चाहे चीचा माचा जो मर्ज़ी करें, आपको समझ आनी चाहिए, मैंने नहीं देखना, ठीक है। या तो सारी तस्वीरें वाइट हैं या सारी तस्वीरें क्या हैं, ब्लैक हैं। तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। रूल नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। अगर कलर 2 हैं, यानी वाइट भी और ब्लैक भी है, वाइट भी और ब्लैक भी है, तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ ऑडियंस के लिए। अगर सेम कलर है, यानी सारी तस्वीरें वाइट हैं, तो रूल नंबर होगा 1 2 3 4। अगर कलर जो सा है वो क्या है, डिफरेंट है, यानी वाइट और ब्लैक 2 हैं, और ब्लू ग्रीन तो आ नहीं सकता वहाँ कलर, ठीक है, ये 2 ही कलर होते हैं, तो रूल नंबर होगा 1 3 2 4। 2 4। अच्छा, हम जूम इन आउट करते रहना, ठीक है ना। यहाँ तक लिख लिया आप लोगों ने। अब जेब में रखें, अगर सेम वाइट कलर दिए हुए हैं तो आपने रूल नंबर 1 2 3 4 का मतलब ये कि पहली पिक्चर देखनी है, दूसरी देखनी है, तीसरी देखनी है, और फिर चौथी सोचनी है कौन सी पिक्चर है। फॉर एग्जाम्पल, पहली पिक्चर का तीर का निशान नीचे है, दूसरी पिक्चर में तीर का निशान ऐसे होगा, तीसरी में तीर का निशान ऐसे होगा, चौथी में तीर का निशान ऐसे हो जाएगा। यानी आपने सेम मूवमेंट में ही उसे मूव करते रहना है, यानी आपने रूल नंबर 1 2 3 4 ही आपने फॉलो करना है। लेकिन अगर कलर अलग अलग हैं, यानी वाइट भी है और ब्लैक भी है, वाइट भी और ब्लैक भी है, तो आपने 1 3 2 4, यानी पहली पिक्चर देखोगे और थर्ड पिक्चर देखोगे, फिर सेकंड देखोगे, और फोर्थ वो होगी जो सेकंड के कंपैरिजन होगी, सेकंड के कंपैरिजन होगी, यानी वो थर्ड के कंपैरिजन नहीं होगी। बात समझ आ रही है बेटा? आप फोकस करो ज़्यादा। यानी अगर डिफरेंट कलर है, वाइट और ब्लैक कलर है, तो पहली पिक्चर के बाद कौन सी पिक्चर देखेंगे, थर्ड। जैसे कि सपोज करते हैं पहली पिक्चर है ब्लैक और थर्ड भी है ब्लैक, सेकंड है वाइट, तो फोर्थ कौन सी होगी, वाइट होगी, क्योंकि हमने फोर्थ को सेकंड से मैच करना है, फोर्थ को सेकंड से मैच करना है हमने। यहाँ तक समझ आ गई बेटा? फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पिक्चर में 2 तीर ऊपर हैं और 2 तीर नीचे हैं, थर्ड पिक्चर में 2 तीर ऊपर हैं और 2 तीर नीचे हैं। अब सेकंड पिक्चर में 2 तीर राइट हैं और फोर्थ पिक्चर में क्या होगा, लेफ्ट होंगे, लेफ्ट होंगे। यहाँ दिमाग चलाना है, क्या होंगे, लेफ्ट होंगे बेटा। यहाँ दिमाग की बत्ती को चलाना है थोड़ा सा, ठीक है, मुश्किल नहीं है ये। यहाँ तक रूल समझ आ गया। नेक्स्ट रूल, अगर कोई ऐसी पिक्चर दी जाती है, अगर कोई ऐसी, आराम से लिखें, आज बड़ा तसल्ली से हमने रिकॉर्डिंग करनी है, आज बेसिकली हमारे इसी पे वर्क है।
अगर कोई ऐसी मोबाइल कॉल आ रही है बेटा, अगर कोई ऐसी पिक्चर होती है जिसके अंदर से पिक्चर मिसिंग होती है, क्या मिसिंग होती है? पिक्चर मिसिंग। यानी एक जैसे कहते हैं हम सीनरी ले लेते हैं कोई एक, ठीक है, सीनरी ले ली और सीनरी का कोई भी हिस्सा बीच में क्या है, मिस हुआ हुआ है। अब नीचे उसने ABCD ऑप्शन दे दी, उसने कहा कौन सी सीनरी का पार्ट जो है वो उसमें फिक्स होगा। बचपन में हम एक गेम खेलते थे, एक कार्टून सा होता था, छोटे छोटे बॉक्स होते थे, उसमें से एक बॉक्स मिस हो जाता था, हम उठा के उस बॉक्स को उस जगह लगाते थे जहाँ से वो पिक्चर क्या होती थी, कंप्लीट हो जाती थी। समझ आ गया? अब वो जो 1 2 3 4 दिया होगा, इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं कि उन तस्वीरों में से ये ढूंढते फिरें कि हमने कौन सी वाली पिक्चर को फिक्स करना है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आपने अपनी राइट साइड देखनी है। कौन सी साइड देखनी है? राइट। जो आपकी राइट है, मेरी राइट नहीं देखनी, ठीक है? जो आपकी राइट है वो राइट साइड देखनी है, और राइट यानी ABCD की राइट साइड को मैच करना है। जो राइट साइड मैच होगी वो आंसर होगा। यानी आपने लेफ्ट साइड को देखना ही नहीं है ना, आपने सेंटर को देखना है कि फूल बन रहा है नहीं बन रहा, कुछ बन रहा है नहीं बन रहा। जैसे कि एक पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर एक लाइन ऐसे क्रॉस जा रही है, ठीक है। अब हमने राइट साइड देखी A की, वो 2 लाइनें मिल रही नहीं है, B की नहीं, C की हमने उठा के पिक्चर फिक्स की, वो 2 लाइनें मिल गई, यानी C वाला ही ऑप्शन है। आपने अपनी राइट साइड वाली पिक्चर को मैच करने की कोशिश करनी है और किसी को मैच करने की कोशिश नहीं करनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? नो जी, नेक्स्ट पॉइंट। अगर वो आपको 3 लाइन्स 3 रोज एंड 3 कॉलम पिक्चर देता है, 3 रोज एंड 3 कॉलम पिक्चर, रोज एंड 3 कॉलम, यानी एक तस्वीर दी, दूसरी दी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पे उसने लगा दिया क्वेश्चन मार्क कि भाई 9 वाली पिक्चर कौन सी है। अभी तो उसने हमें सिंपल दी थी ना, उसने 1 2 3 दी थी और हमने ये चीज़ में रखी कि अगर सेम कलर है तो 1 2 3 4 वाली आ जाएगी, लेकिन अगर सेम कलर नहीं है तो 1 से 3 को देखना और सेकंड के बाद 4 को हमने गेस करना है कि कौन सा है। फिर हमने पिक्चर वाले को पढ़ा, लेकिन अगर उसने 3 लाइन्स दे दी, यानी 3 तस्वीरों पर दी, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी दे दिया, सर्कल दे दिया, फिर रेक्टेंगल, ट्रायंगल, फिर सर्कल दे दिया, फिर सर्कल, रेक्टेंगल और क्वेश्चन मार्क डाल दिया, अब क्या होगा? अगर 3 ऐसे देता है तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने क्या करना है। उसमें आपने क्रॉस देखना है। क्या देखना है? क्रॉस लिखना है, क्रॉस देखना है। मैं आपको बताता हूँ क्रॉस देखना कैसे। क्रॉस देखना आपने, ठीक है? क्रॉस कैसे? यानी आपने ये सोचना ही नहीं है बेटा, आपने ये सोचना ही नहीं है कि पहले के बाद 1 के बाद 3 देखनी है, सेकंड के बाद 4 देखनी है, उसमें ये सिस्टम नहीं है। आपने इधर से पहली देखनी है, क्रॉस में दूसरी देखनी है, थर्ड में देखना क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये है ट्रायंगल वाइट, फिर ट्रायंगल ब्लैक, फिर ट्रायंगल वाइट, होगी पिक्चर सही, समझिए? यानी आपने क्रॉस में देखना है, आपने इस तरह नहीं देखना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, नॉन वर्बल को पास करने का बिल्कुल आसान तरीन तरीका, ठीक है? आसान तरीन तरीका ये है कि बेटा ये ज़हन में रखना कि अगर वहाँ 35 मिनट लिखे हुए हैं, कितने लिखे हुए हैं? 35 मिनट, तो इसका मतलब है 15 मिनट। क्या मतलब है? 15 मिनट। अब आप 35 मिनट देख के, अब ये लिखने के बाद आप लोग मेरी बात फोकस कीजिएगा, आराम से करें। आप मोबाइल पे सेव कर रहे हैं? एक बार किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि गर्ल्स ज़्यादा चीटिंग करती हैं या बॉयज़ ज़्यादा चीटिंग करते हैं। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक से मेरी गवर्नमेंट से ना सेकंड डिमांड भी एक आने वाली है, ठीक है? ये एक इंग्लिश का चैप्टर है, वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो मैंने डिमांड करनी है यहाँ पर करें वाई गर्ल्स फेल इन कॉलेज। बॉयज़ काफ़ी 10-15 साल से फेल हो रहे हैं, ठीक है? या तो ये करें वाई बॉयज़ एंड गर्ल्स फेल इन कॉलेज। ये बेइंसाफ़ी है, क्यों? क्या कहते हो, है ना? टीचर जब भी पढ़ाने लगता है ना, मैं भी जब वो चैप्टर आता है, बच्चे कहते हैं सर पढ़ा दें वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। मैंने कहा बेटा ये तो खुद ही पढ़ ले, ये पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, सारा तो पता है आपको। अच्छा, हमारा यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा, अब इस नॉन वर्बल को पास कैसे करना है? नॉन वर्बल को ऐसे पास करना है कि एक जगह लंगर बन रहा है, बिरयानी, और आपको बड़ी शिद्दत की भूख लगी और वहाँ बड़ा रश लगा हुआ है, तो आपने उसके अंदर घुस जाना है, चाहे आपका शापर फट जाए,
बिरयानी वाला छापर फट जाए, आपने बस बिरयानी थोड़ी सी लेके आ जानी है। यानी कि आपको क्वेश्चन समझ आए ना आए, आपने क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है। लिख लें, क्वेश्चन को सिर्फ एक बार ही पढ़ना है, समझ आए या ना आए दोबारा उसे समझने की कोशिश भी नहीं करनी। जस्ट मार्क एंड मूव फॉरवर्ड, बस मार्क एंड मूव फॉरवर्ड। ये नहीं हो कि कोई क्वेश्चन पढ़े ही ना, बस मूव फॉरवर्ड, मूव ऊपर देखे ही ना, उस सर ने कहा था बस जान दो जान दो जान दो एंड पे 0 मार्क्स फेल। वो भी कहे फौजी जान दे जान दे जान दे ठीक है, तो क्वेश्चन को देखना जरूर है। अच्छा, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनका क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन दी गई होगी, और ऑप्शन नहीं होंगी, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, मिस प्रिंट होंगे। उन सब के आंसर सी फॉर कैट। कैट बहुत अच्छी लगती है, मानो बिल्ली। उस दिन हमने देखी थी वो सबसे बड़ी बिल्ली दुनिया की, वो इतनी बड़ी बिल्ली थी ऐसा लग रहा था शेर है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्ली थी वो। बेटा ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्ली है, कैट नहीं होती, स्मॉल कैट, तो वो दुनिया की ना सबसे बड़ी बिल्ली थी, उतना बड़ा उसका कद था। हम उसकी तस्वीरें देख रहे थे, वो तो बिल्कुल शेर लग रहा था। बिल्ली का बच्चा देखो ना, करीब से फोकस करो तो बिल्कुल टाइगर ही लगता है, उसकी मूछें और चेहरा भी वैसे ही है। यहाँ तक लिख लिया पॉइंट? कौन सा पॉइंट लिखा आपने? उसका क्या होगा? सी फॉर कैट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप किसके ऊपर बैठे हैं? फर्नीचर के ऊपर। क्या बात है, जितना फर्नीचर है ना, जितना फर्नीचर है वो डी फॉर डॉल्फिन। सुनने वाले बड़ी बार मुझे कहते हैं सर जी कोड वर्ड ना बोला करें, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ए बी के चक्कर में तो पता है कितने कमेंट आए थे, शाम देखे थे, और 1000 के कमेंट यही थे कि सर जी ए फॉर एरोप्लेन बी फॉर बॉल का मतलब क्या है सर जी। मैंने कहा बेटा वीडियो दोबारा सुन लें तो अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, ठीक है। तो माशाल्लाह आप सारे अक्लमंद हैं, तो इशारा काफ़ी होता है, समझ आ गया। अच्छा, अगला पॉइंट, रेस्ट वाले जितने क्वेश्चन होंगे, रेस्ट वाले जितने क्वेश्चन होंगे, रेस्ट का मतलब क्या होता है कोई बताएगा? आराम करना नहीं, हाँ मुख्तलिफ। क्या बात है, सरगोदा से है ना आप? सरगोदा से आए हुए बंदे ने बता दिया ना। हमारी हर बार ट्राई होती है कि ना दूर से आने वाले लोगों को ना रोकें, लेकिन वो शिद्दत मोहब्बत वो क्या कह सकते हैं, वो पहुँचा देती है यहाँ तक। कभी कभार मेरी वाइफ मेरा सेलफोन देख रही होती है तो उसमें मोर देन 300 SMS आए होते हैं, आई लव यू सर। तो मैं उसे कहता हूँ कि डोंट वरी, वो वैसे प्यार करते हैं। कहती तुमसे लोग कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। मैंने कहा मैं क्या करूँ भाई, मैंने कहा ये मेरे से हलाल हलाल प्यार करते हैं जायज़ वाला प्यार करते हैं। एक में याद है, वो विहाड़ी यहाँ से बहुत दूर है, उस बंदे ने मेरी वीडियो देखी है और उसने यहाँ कपड़ा डाला, वो जो उस दिन मिठाई वगैरह लेके आ गया था। मुझे फ़ोन किया, कह रहा वकार साहब किधर हो? तो मैंने कहा मैं लाहौर में इधर। कह रहा जी कब तक हो आप स्कूल में? मैंने कहा मैं 1 बजे तक हूँ। वो पता कहाँ से चला है, वो यहाँ पहुँच गया 10-11 बजे, विहाड़ी से यहाँ पहुँच गया। और सिंधी था बंदा, सिंधी ना मोहब्बत के बड़े होते हैं, तो तोहफे वगैरह भी लेके आ गया। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा आप जॉब के लिए आए? कह रहा नहीं वकार भाई। मैंने कहा फिर? कह रहा मोहब्बत है आपसे बस। मैंने कहा वाह हैं, हाँ। कह रहा वकार साहब मैं बड़े लोगों को देखता हूँ सब चीज़ें, वडेरा था कोई बड़ा, ठीक है। तो कह रहा है कि ज़िंदगी में ना खुशी होती है कि बंदा ऐसे बंदे से मिले। लाइफ में ना सबसे मुश्किल काम बताऊँ क्या होता है? इफ़ यू विल स्प्रेड योर नंबर टू समवन। आप जब नंबर लोगों को देना शुरू करते हैं ना, तो ये बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान का कोई मोटिवेशन स्पीकर, ये मैंने टीवी पे जाके बात बोली थी, कोई मोटिवेशन स्पीकर पाकिस्तान का टीवी पे आके अपना नंबर बोल के दिखा दे और ये कहते हैं कि लोग मुझे फ़ोन करें, कोई नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। बड़े ये एक चीज़ तो मैं आपको, लोगों को लगता है कि इनसे इंसान डिस्टर्ब होता है। मैं तो आज तक डिस्टर्ब नहीं हुआ ना, मुझे आज तक गुस्सा आता है। हालांकि इस टाइम भी 1000+ SMS रोज़ाना 1000 लोगों को मैं रिप्लाई करता हूँ, 1000 लोगों को। और मैं थक जाता हूँ जॉब करने के बाद में जब रिप्लाई कर रहा होता हूँ, राइट। लेकिन उसके बावजूद जब मैं लोगों को रिप्लाई करता हूँ तो मुझे एक ऐसी फैमिली मिलती है जो शायद पैसे से ना मैं मिल सकते हैं। शायद इन लोगों को ये नहीं पता कि सब कुछ पैसा नहीं होता। कल परसों की बात है, कोई एक्सीडेंट हुआ था कोई GT रोड पे, उसमें 6 लोग थे, ठीक है।
और ट्रक ने उन्हें मारा है और वो 6 के 6 फौत हो गया। खरबपति थे वो 6 के 6। कहाँ गया वो पैसा? ख़त्म हो गया बस। कल शाम ये कह रहा है कि सर अगर हम रास्ते में जा रहे हों, हमें कोई चोर पकड़ ले तो क्या होगा? तो मैंने जेब से निकाली, वाइफ ने ना रसीद दी थी राशन की, सर्फ लेके आना, ये लेके आना। मैंने कहा बेटा ये है मेरी जेब में, आएगा तो मुझे ये दे दूँगा। मैं कहूँगा यार ये ना घर पहुँचा दें, ठीक है। तो उसने कहना था भाई साहब 100 रुपया मेरे से लो, तुम खुद घर जाओ, ठीक है, हमें अपने काम करने दो। तो जेब में रखना, पैसा सांप होता है, ये डर पैदा करता है। पैसा नहीं है, आप दरवाज़ा ना लगाओ, दरवाज़ा ही नहीं, आप ऐसे सोचो चोर आके क्या कर लेगा यार, वो गरीब के घर आ गए हो यार, इसे 10 पैसे दे के जाने पड़ेंगे। तो जेब में रखो कि पैसे को ज़्यादा हासिल करने की कोशिश भी ना किया करो, ये फ़नी चीज़ है। ये ऐसी लोग मीडिया पे आके ना आप लोगों को मिस गाइड करते हैं कि कामयाब शख्स वो जिसके पास गाड़ी है, कामयाब शख्स वो जिस पास ये है, कामयाब शख्स वो जो, ये सब चीज़ें फजूल हैं। ये लोग कभी कामयाब नहीं है बेटा, ये लोग अनसेटिस्फाई होते हैं। कामयाब शख्स वो है जो सिर्फ जब रात के वक्त सोए ना और उसे इस बात का इल्म हो जाए कि उसका परवरदिगार उससे राज़ी है, बस वो कामयाब है। रज़ाए इलाही जो है ना, रज़ाए इलाही वो इंसान को ना कामयाब कराती है और इंसान को मुतमिन करती है और इंसान को आगे तक पहुँचाने की कोशिश करती है। तो आप लोग रज़ाए इलाही जो से है ना उसके पीछे भागा करें, पैसे दौलत के पीछे ना भागे करें। और उन लोगों से भी आप उन लोगों से दूर हो जाएँ जो सिर्फ पैसे की वजह से आपकी इज़्ज़त करते हैं। ऐसे डुप्लीकेट लोगों को पकड़ें, डिलीट करें और रिसाइकिल बिन में डाल दें आप, ठीक है, ताकि वो लोग दोबारा आपके सामने शो ही ना हो। रेस्ट का मतलब होता है डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल उसने 5 तस्वीरें दी हैं और पांचों के 2 हाथ हैं और 2 पाँव हैं, लेकिन उसमें एक तस्वीर ऐसी है जिसके 2 हाथ नहीं हैं, तो आंसर कौन सा हुआ? जिसके 2 हाथ नहीं हैं, यानी डिफरेंट। रेस्ट का मतलब क्या? डिफरेंट। फॉर एग्जांपल हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और आपसे पूछते हैं बेटा, क्वेश्चन ये है, विच वन इन द रेस्ट आमना, अख्तर, इमरान, उमर। विच वन इन द रेस्ट आमना, अनवर, अख्तर, इमरान। आमना। वाई? आमना तो फीमेल, बाकी सारे मेल हैं। समझ आई? सीधे सीधे रेस्ट। मैंने वैसे एग्जांपल दी ताकि आपको समझ आए। देखो ट्रेनिंग करने से ना इंसान कामयाब होता है। एक आपने मेरे यूट्यूब पर वीडियो सुनी होगी, आप सर्च कीजिएगा मुंजिर हुआम अकेडमी, MUNZIR, मुंजिर हुआम अकेडमी सर्च करेंगे। ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर ऐसे इस टाइम ये मेरे ख्याल से मेजर बन चुका है, राइट। और इसका इंटरव्यू आप सुनिएगा, मेरे पास जब ये रिकमेंड हुआ था तो इसने इंटरव्यू में भी क्लियरली बोला है कि सर ने मियो कभी इंटरव्यू में पास नहीं किया। इसने ये वर्ड बोले हैं कि सर ने मियो कभी इंटरव्यू में पास नहीं किया और मियो नहीं पता वहाँ जाके मैं रेकमेंड कैसे हो गया। मैं जानबूझ के फेल करता हूँ। जब आप लोग मेरे से तैयारी करोगे, मैंने आप लोगों को पास करना ही नहीं है। मैं कहूँगा ये पाँव सही नहीं है, वो सही नहीं है, वो सही नहीं है, जानबूझ के आपको करता रहूँगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा मैं आपके अंदर क्या चेंजिंग लेके आ रहा हूँ। आपके अंदर वो चेंजिंग आ जाएगी जो वहाँ जाके आपको क्लियर करा देगी। समझ आ रही है? तो ट्रेनिंग के ये हिस्से होते हैं। इवन के मेरे पास अभी तो वायरस में हम वो करते नहीं हैं। लास्ट टाइम 2015 में जब मैंने तैयारी करवाई थी आर्मी और एयरफोर्स के बच्चों को, तो मैं उनके पास 4:30-5 बजे बुला लेता था और मेरे दरवाजे के बाहर आते थे जब ये अदारा नहीं बना था। मैं उनसे सलाम लेता था और कहता था बेटा ठीक है घर जाओ, कल आना। तो वो घर चले गए। फिर अगले दिन दोबारा मैं उन्हें बुलाता था 4:30-5 बजे, फिर मैं उठ के आता था, फिर मैं सलाम लेता था, फिर मैं कहता यार कल घर जाओ, कल आना। वो जी अगले दिन आए, वो जी 2-3 तो आए नहीं, 2-3 आए सिर्फ, और वो ये कहने आया कि सर जी कल से हमने नहीं आना। तो मैंने कहा ठीक है मत आओ। तो फिर अगले दिन आ गए शाम को, कह रहा सर जी मसला कि आप तैयारी क्यों नहीं करा रहे। मैंने कहा आप तैयारी कर रहे नहीं, मैं आपको बुलाता हूँ, बातें क्यों नहीं है। कहते ये क्या तैयारी, आप मैं आता हूँ 4 बजे, आप सेकंड करते हैं फिर भेज देते हैं। मैंने कहा बेटा मेरी बात सुनो, सिलेक्ट होना है। कहते यस। मैंने कहा मैं 30,000 रुपये दे के रिजेक्ट होने का शौक है तो जाके 30,000 रुपये तो रिजेक्ट होके आ जाऊँ। अगर सिलेक्ट होना है तो मेरे मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। मैं सबसे पहले आपके अंदर से गुस्से को ख़त्म करना चाहता हूँ। सब्र जो काम है, ये आप दीन को पढ़ोगे ना, दीन में जितनी जंगें भी जीती गई हैं ना वो सब्र से जीती गई हैं, तहम्मुल से। अगर आपके घर में कोई मसला मसाइल हो जाया करे ना तो आप घर से बाहर चले जाया करो, थोड़ी देर ना ठंडे हो जाया करो, रिलैक्स। मसले मसाइल से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। एक लड़के ने मुझे फ़ोन किया कुछ दिनों पहले और मुझे कहता है कि मैं क्लास ले रहा था, अस्सलाम सर सरकार बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी। कहता है मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा 1 मिनट वेट करो, मैं ज़रा क्लास ले लूँ। तो उसने बंद कर दिया।
तो फिर फ़ोन किया, कह रहा मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मैंने कहा सबर नहीं होता, मैं क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट सबर नहीं होता। कहता सर मैं सुसाइड। मैंने कहा सुसाइड बाद में कर लेना, मैं क्लास ले लूँ। फिर मैंने बंद कर दिया। फिर उसने कुछ 2 घंटे बाद फिर मुझे फ़ोन किया, फिर मुझे कहने लगा कि सर मैं ना सुसाइड करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बेटा मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं अभी बिजी हूँ, मैं रात 8 बजे के बाद फ़ोन करो मुझे। उसने 8 बजे के बाद फ़ोन किया। मैंने कहा जी। कह रहा मैं सुसाइड नहीं कर रहा सर। कह रहा वैल्यू कोई नहीं है सर, मैं कह रहा हूँ मैं सुसाइड कर रहा हूँ, आप कह रहे हैं बेटा वेट कर। मैंने कहा बेट देखा मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं ना, तो तेरे घर वालों के लिए भी कोई वैल्यू नहीं है, मर के क्या करेगा। कह रहा फिर। मैंने कहा जी बेटा खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, फोटो स्टेडियम जा, खाली जेब में बैठ जा, लोगों को देख जी, लोग बर्गर खा रहे हैं, ऐसे कर ले बस, ठीक है। नहीं मिल रहा था, लेकिन जिंदा रहे, मर के क्या करेगा, मर के भी घर वालों को टेंशन देगा। कफन 6-7 हज़ार रुपये का, तंबू 10 हज़ार रुपये का, देग 9 हज़ार रुपये की। मैं कहा 3 लाख रुपये तेरी जेब में नहीं है, मरने जा रहे हैं अभी। घर वाले तो और बदवाएँ देंगे, उधार करके चला गया। और आजकल तो कब्रों के रेट भी अलग हैं भाई, लाइट के नीचे वाली कब्र अलहदा है, नाले के साथ वाली कब्र का अलहदा रेट है, दरख्त के साथ वाली अलहदा है। ऐसा लगता है कि वहाँ जाके इन्होंने दुकानें खोल ली हैं। तो भाई मरना ही बड़ा मुश्किल है। इसी तरह एक लड़का ना छालिया खा रहा था। मैंने कहा बेटा आपके पास 3 लाख रुपए हैं। कह रहा नहीं। मैंने कहा अपने अब्बू का नंबर दो। फ़ोन दिया, मैंने उसके अब्बू को फ़ोन किया। मैंने कहा सर आपके पास अकाउंट में 3 लाख रुपए हैं। कह रहा क्यों। मैंने कहा आपका बेटा छालिया खा रहा है। कह रहा छालिया का 3 लाख से क्या ताल्लुक। मैंने कहा 3 साल बाद ना उसका ऑपरेशन होना है पित्ते का, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ 3 लाख है या नहीं है। तो मेरे उस बच्चे को मैंने कहा बेटा पहले 3 लाख जोड़ ले, फिर छालिया खा, सिगरेट पी, जो मर्जी कर। तो इसलिए ज़हन में रखा करो कि मरना आसान है बेटा। मुझे पता था वो अगर मैं उसकी बात सुनता वो सुसाइड कर जाता, ठीक है। ये नहीं कि मैं सुसाइड करने वाले की बात नहीं सुनता, मैं हर एक की बात सुनता हूँ। उसकी लैंग्वेज से मुझे समझ आ गया था कि यार वो डरपोक है, वो डर रहा है। बस उसकी मैंने डरपोकी को ना कन्वर्ट करना था, क्योंकि वो उस टाइम जहाँ खड़ा था ना वो छलांग मार देता। और लोगों ने कहना था लास्ट कॉल सरकार को आई थी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। उस दिन मैंने कहना था लो भाई लोगों को नंबर बांटने का तो नुकसान हो गया, ये क्या मसला बन गया। तो इसलिए मैंने उसे जब इग्नोर किया ना तो उसने वहीं से नीचे उतर गया। उसने कहा यार वैल्यू कोई नहीं है सुसाइड की, यार मैं कह रहा हूँ सुसाइड कर रहा हूँ, सर कह रहे हैं सब्र करो। तो फिर मैंने उससे रोटी खाई है, कह रहा नहीं। मैंने कहा भूखे पेट मरना है, जा पहले रोटी तो खा भाई। रोटी खाई, उसे सुकून की नींद आई, सो गया। मैंने कहा हाँ जी अब मरेगा। कह रहा अब नहीं मरूंगा सर अब नहीं मरना ही नहीं है। मैंने अब मरना भी नहीं है, मैंने आपको फ़ोन भी नहीं करना। मैंने कहा नहीं बेटा फ़ोन कर ली, ठीक है। कह रहा सर जी आपने तो मेरा सुसाइड वाला इमेज ही ख़राब कर दिया सारे का सारा। तो लाइफ में ज़हन में रखना कि आपकी ज़िंदगी अगर नुकसान में जाती है ना, सिर्फ आपकी माँ के अलावा किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी बीवी हो, आपके बच्चे हों, आपकी जो वालिदा हैं ना, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। जिनकी नहीं है ना उनका कोई नहीं है। वालिदा के पाँव दबा के सोया करो। वो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो में कहा था, किसी बच्चे ने पूछा था कि मैं अम्मी का अदब कैसे करूं। तो मैंने कहा बेटा अगर अपनी वालिदा को अब 10 नोट दो ना 1000 वाले और कहो अम्मी जान गिने, और अम्मी गिन के कहें बेटा ये 9 है, तो कहना अम्मी 9 ही है। 10वें को साबित करने की कोशिश ना करना। यकीन मानना अल्लाह तुम्हें 10 के बदले 1 लाख दे देगा, तुम्हारी सोच से ज़्यादा दे देगा तुम्हें नहीं समझ आएगी। जो वालिदा है ना इनका एहतराम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है इनका एहतराम। वालेकुम सलाम, आ जाओ बेटा। काफ़ी लेट हो गए हो, कहाँ से आए हो बेटा? मैं बस जल्दी पहुंच गया था। वो सही से इस तरफ होके बैठ जाएं, इस तरफ, इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाएं आप, हेलमेट उधर रख दें। हाँ इधर बिठा लें, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप उस तरफ। तो अभी रज़ा भी रास्ते में है, रज़ा भी आ रहा है। हमारा पॉइंट रेस्ट तक पहुंच गया था, फर्नीचर वाले भी हमने पॉइंट कर दिए थे, राइट। अब हमारे आते हैं बेटा एकेडमिक, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एकेडमिक के अंदर बच्चे क्यों फेल होते हैं? आप भी फोर्सेस के लिए आए हैं ना? मैंने ना टीचिंग में अप्लाई किया है, एमएससी फिजिक्स की है, तो मैंने फिजिक्स टीचर के लिए आर्मी में अप्लाई किया। ठीक है, फिर आप ये पॉइंट लिख लें, इन्होंने पहले पॉइंट सारे लिख लिए हैं। आप कोई कॉपी पेन से लेके आए हैं? वो मैं ये स्नैपचैट इसका वो स्क्रीनशॉट ले लूँगा या मोबाइल ओपन करके थोड़ी रिकॉर्डिंग प्ले करना अगर करनी है तो, ताकि आपके पास चीज़ सेव रहे। ये वीडियो मिलेगी इंशाल्लाह, 2 दिन तक अपलोड होगी, 2 दिन लगते हैं एडिटिंग में, लेकिन वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। न्यू चैनल जो है ना सर वकार भी जो बनाया गया है उस पर ये वीडियो आपको मिलेगी इंशाल्लाह।
तो हम आ रहे हैं एकेडमिक टेस्ट के ऊपर। आपके जैसे आपने पाकिस्तान एयरफोर्स में अप्लाई किया ना? ठीक है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह अप्लाई किया। कब टेस्ट है आपका? मेरा 16 अप्रैल को टेस्ट है, फिर सही वक्त पर आ गया हूँ। एकेडमिक के अंदर जेब में रखिएगा, जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, जितने बच्चे फेल होते हैं सिर्फ एकेडमिक में फेल होते हैं, एकेडमिक के अलावा वो किसी में फेल नहीं होते। एकेडमिक में रूल नंबर 1, हर क्वेश्चन को 2 बार ही पढ़ना है। हर क्वेश्चन को कितनी बार ही पढ़ना है? 2 बार ही पढ़ना है एकेडमिक के अंदर। आप भी एकेडमिक में फेल होंगे अगर हुए तो। एकेडमिक इज़ वेरी टफ पोर्शन, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया था कि वर्बल और वर्बल के अंदर क्वेश्चन को सिर्फ 1 बार ही पढ़ना है और वहाँ पर स्पीड 190 की रखनी है, और क्वेश्चन समझ आए ना आए 1 बार ही पढ़ के ऑप्शन को क्या करना है? मार्क कर देना और आगे मूव कर जाना है। लेकिन एकेडमिक के अंदर मैं आपको उल्ट कह रहा हूँ। एक्चुअली आप लोग फेल कैसे होते हो? जब आप वर्बल के अंदर आपने स्पीड को तेज़ रखा प्रेपोजिशन वगैरह के अंदर, नॉन वर्बल के अंदर स्पीड को और तेज़ कर दिया आपने, और एकेडमिक में आके ऑटोमेटिक आपकी स्पीड क्या रहती है? तेज़ रहती है, और आपके क्वेश्चन एकेडमिक में क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। इन्होंने पोर्शन इस तरह का बनाया हुआ है कि शुरू में आपने स्पीड तेज़ रखनी है और एंड पे आपने स्पीड को क्या करना है? कम करना है। और 90% स्पीड को कम नहीं करते, एकेडमिक में भी उसी स्पीड को, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। जो बच्चे मैट्रिक पे आप अप्लाई कर रहे हैं, राइट, उन्हें फिजिक्स का और मैथ के जो डू यू नो है 9th 10th के, वो उन्हें प्रॉपर्ली आने चाहिए, फिजिक्स के और मैथ के। जो मैट्रिक और इंटर लेवल पे अप्लाई करेंगे वो। बाकी रह गई इंग्लिश का पोर्शन, वो बड़ा मुश्किल पोर्शन होता है, जो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाते हैं। उसके लिए सिंपल सा आपको क्या बता रहा हूँ, सिर्फ इज़ लिखें, इज़ कोमा ऑन कोमा एंड कोमा फ्रॉम FROM फ्रॉम कोमा अवे AWAY अवे कोमा फॉर FOR फॉर कोमा ETC लिख लें, एक्सेट्रा। और भी कुछ हो सकते हैं। आपने क्या करना है, घर जाके इन वर्ड्स के कोई से 5 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्या बनाने हैं? 5 सेंटेंसेस ऐसे जिसमें ये वर्ड्स क्या होंगे? यूज़ होंगे। ये वर्ड्स क्या होंगे? यूज़ होंगे। और वो सेंटेंसेस आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। सिर्फ आपने इन वर्ड्स के बारे में स्टडी करना है। गूगल पर स्टडी कर लें, आप किसी उर्दू की शॉप से, बुक शॉप से आप लेके आ जाएं, ठीक है, कोई चीज़ आप लेके आ जाएं जहाँ पर आप प्रेपोजिशन को पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये वर्ड्स कहाँ के हमने यूज़ करने हैं। अगर हम ये बताएंगे तो वीडियो लेंथी हो जाती है फिर, ठीक है। इन वर्ड्स के बारे में आपको बेसिकली पता होना चाहिए कहाँ। अगर ये वर्ड्स आपके सही होते हैं तो 10 नंबर यहाँ पर पक्के होते हैं। ये वर्ड्स लोगों के गलत हो जाते हैं। अच्छा, गलत क्यों होते हैं? गलत ये होता है कि उसने इस वर्ड को ऑप्शन जो 2 देते हैं ना, वो जब भी इंग्लिश के, वो 2 आंसर राइट होते हैं और 2 रॉन्ग होते हैं। 4 में से 1 राइट होना चाहिए और 3 क्या होने चाहिए? रॉन्ग। वो क्या करेगा? 2 राइट देगा और 2 रॉन्ग देगा, और जो 2 राइट देगा ना, उसमें एक ऐसा होगा जो थोड़ा सा रॉन्ग होगा, माइनर रॉन्ग होगा। यानी फॉर ए का इजाफा कर लिया या एन का वर्ड यूज़ कर लिया उसने, यानी कोई एक सिंपल वर्ड वो क्या करेगा? एडिशन करेगा। आपने ज़हन में रखना है कि जब आपका ये वर्ड यूज़ हो रहा हो तो उस वर्ड के साथ एडिशन वर्ड आपने यूज़ नहीं करना। जैसे फ्रॉम दी स्टूडेंट आएगा, फ्रॉम आ दी स्टूडेंट नहीं हो सकता, यानी वो एडिशन वर्ड आ, एन, इज़, इस तरह के वर्ड यूज़ करेगा, वो यूज़ नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो आपका नियरेस्ट होगा उसे आपने क्या करना है? मार्क कर देना है। ऐसे पास होगा आपका ये निशर। कोई मुश्किल नहीं है, कोई इसे पार ना समझना। और खुदा ना खासा अगर किसी का फेल हो जाता है तो कभी भी दिल को छोटा ना करें, दोबारा कोशिश करें। मेरे से पूछे, रास्ते हज़ार हैं यहाँ पर, 30 साल की उम्र तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इतने रास्ते हैं यहाँ पर, लेकिन हिम्मत नहीं आनी। जब अप्लाई करने की कोशिश करनी है, जॉब्स को हासिल करने की कोशिश करनी है, तो ये ज़हन में रखना है कि मेरे से जब कनेक्शन हो जाए तो पहले सिर्फ 6 महीने तक मेरे रूल्स को फॉलो करते हुए जहाँ जहाँ कहूँ अप्लाई करते रहो। ना 6 महीने के अंदर जॉब मिल जाए तो अप्लाई करना छोड़ देना, तैयारी करना छोड़ देना। लेकिन 6 महीने जब करना है ना, तो रिश्तेदारों को, दोस्तों को, इन सब को कट ऑफ करना है आपने। यानी आपने इत्काफ में चले जाना है। जिस तरह तरावियों रोज़ों में जाते हैं ना 10 दिन के इत्काफ, आपने घर वालों को ना, रिश्तेदारों को ना पता हो ये बच्चा कहाँ पर है, उन्हें 6 महीने बाद ही मिलना है। जब किसी चीज़ को हासिल कर लेंगे फिर मिलेंगे। और रही बात करप्शन, करप्शन गई भाड़ में। करप्शन के बगैर भी हमारे पास पिछले 7 साल से लोग हो रहे हैं ना सिलेक्ट, तो आप लोग भी सिलेक्ट हो सकते हो। माइंड से ये स्केच निकाल दो कि पैसे होंगे तो सिलेक्ट होना है, ये होगा तो सिलेक्ट होना है। अगर पैसे देकर सिलेक्ट हो भी गए, हराम कमाई का क्या फ़ायदा यार? उससे बेहतर रेडी लगा ले खरबूजे की, बंदा 2 दिन खुद भी खा सकता है, ठीक है, तो वो बेहतर है।
हाथ पाँव माशाल्लाह सही सलामत है, तो किसी के अपाइज नहीं हो आप लोग, ना किसी के मोहताज हो, तो अपने ईमान को एकदम छोटा नहीं कर देना, ना ईमान को तोड़ देना। इसलिए मैं कह रहा हूँ उन लोगों को छोड़ दो जो आपके ईमानों को कमज़ोर करते हैं, जो आपके जज्बे को कमज़ोर करते हैं, उन लोगों को लीव करो बेटा। ये टेंशन, ये डिप्रेशन इंसान को मार देता है। एक लड़की का इस्लामाबाद से मुझे फ़ोन आया था और मुझे कहती है कि मेरा हस्बैंड मुझे बहुत मारता है, बहुत तशद्दुद करता है और मेरे बच्चों की मुझे फ़ीस भी नहीं देता। तो मैंने कहा क्या तालीम है आपकी? कहती BA हूँ। मैं कहा टीचिंग क्यों नहीं करती? कहती कैसे करूँ, मुझे BA किए हुए अरसा हो गया। मैंने कहा दोबारा सीख लो, पढ़ लो किताबें। कहती ये कैसे होगा? मैंने कहा कैसे होगा, सोचते रहोगे तो फिर मार खाते रहो पूरी ज़िंदगी। अगर तुम दीवारों को नहीं तोड़ोगे तो बाहर से कोई आएगा बंदा तुम्हारी दीवारों को तोड़ने के लिए? कोई नहीं आएगा। ये ज़हन में रखना कि यहाँ आपने अकेले ही चलना है। ये दिमाग में बात निकाल दो कि तुम्हें किसी कंधे पे हाथ रखना है फिर आगे चलोगे। नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं हूँ भाई। कल दूसरा वकार कहाँ पर आने वाला है? यहाँ पर नहीं है। इवन कि मैंने बड़ी बड़ी घर वालों को एडवाइजेस की हुई हैं कि जब मैं जाऊँ दुनिया से तो मैंने कुछ रूल्स बनाए हुए हैं कि उसके बाद ताकि किसी के साथ ऐसा ना हो। मैं देखें ईदी साहब चले गए, ईदी साहब के बाद जो आए क्या वो ईदी साहब जैसे हैं? नहीं। तो हमेशा तना चलना सीखो। आपकी परेशानियां हैं, आपने उन्हें हल करना है। कोई बाहर से कोई बंदा नहीं आएगा हल करने के लिए, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वो लड़की मार खा रही थी अपने मियाँ से और बेइंतहा मार खा रही थी, लेकिन ज़रा सी मेरी हिम्मत देने से, जज्बा देने से उठी है। उसने टीचिंग में अप्लाई किया, उसे प्राइवेट जगह जॉब मिली है। वो बच्चे भी वहाँ पर उसने दाखिल करा दिए फ्री, क्योंकि वहाँ एज ए टीचर थी वो, और वो तनख्वाह भी कमाना शुरू होगी। और मियाँ की जब जेब में गए 4-5 हज़ार रुपये, मियाँ को पता चला कि बिजली का बिल बीवी देगी, मियाँ ठंडा हो गया, ख़त्म बात। घर में जो मसले हैं ना उनसे दूर ना भागो, उन्हें पकड़ो और उन्हें हल करो, खुद ही हल करो उन्हें। उनसे डरते रहोगे कि लड़की सही नहीं मिली, घर सही नहीं मिला, निकाह सही नहीं हुआ, बच्चे औलाद ख़राब हो गई है, अबू गलत फैसले कर रहे हैं, पैसे नहीं हैं, फिर क्या करोगे? सिर पकड़ के बैठे रहोगे, पता नहीं क्या हो गया मैं। उन सब मसलों को उठाओ, सामने रखो और एक एक पकड़ के शुरू हो जाओ सॉल्व करना। फिर देखो इनकी ऐसी की तैसी कैसे सॉल्व नहीं होते ये मसले। ये अंदर से उठाना पड़ेगा आपको, अपने आप को खुद ही, वरना ये लोग कुचल के चले जाते हैं बेटा, ऐसे कुचल के जाते हैं, ऐसे मिनट के अंदर। तन्हाई को पसंद करो और अकेले बैठ के अपने आप से बातें कर लिया करो। आपका बेस्ट फ्रेंड आप लोग खुद ही हो, और कोई आपका बेस्ट फ्रेंड बन भी नहीं सकता, ठीक है। और रही बात कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता देंगे परेशानियाँ ख़त्म हो जाती, तो झूठ है बेटा। दीन शुरू होता है परेशानियों से और ख़त्म होता है परेशानियों की इंतहा पे। मक्के से शुरू हुआ, करबला में आकर रुका। वो परेशानियाँ जो थी ना, वो हमारी परेशानी के ज़र्रे 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 बराबर भी नहीं है बेटा। लोग कहते हैं 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता हूँ यार फिर भी परेशानियाँ हैं। वो तो आले रसूल थे, तुम्हारी तो औकात ही क्या है। उनके साथ क्या हुआ करबला में, वाक़या बयान नहीं होता आज तक किसी से, वाक़या सुना नहीं जाता आज तक किसी से। इमाम असगर की बात करना शुरू करें तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बाकी 72 की बात तो बाद की बात है। तो परेशानियों को तकिया बना के सो, सर के नीचे रखो, गला बना के ओढ़ो, इनसे घबरा के पीछे मत भागो। जितना भागोगे ये उतना तंग करेंगे। इन्हें पकड़ो, इनकी गर्दन को मरोड़ो और पाँव के नीचे रख के रोंग दो। ये जज्बा सिर्फ ऐसे ही पैदा हो सकता है आपके अंदर, वरना यहाँ के लोग तबाह कर देंगे आपको सोच सोच के। समझ आ रही है? एकेडमिक टेस्ट को पास करना है, उन सब टेस्ट को पास करना है। आपने कैसे करना है? gotest.pk लिखें, gotest.pk gotest.pk पे जाना है। वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, वर्बल, नॉन वर्बल, एकेडमिक, जितने वहाँ पर दिए हुए हैं सारे के सारे प्रैक्टिस करने हैं। एक लड़की का मुझे कॉल आई, कहता मैं इनिशियल में फ़ेल हो गया हूँ। मैंने कहा कि आपने प्रैक्टिस की थी? उसने कहा यस सर मैंने प्रैक्टिस की थी। मैंने कहा आप झूठ बोल रहे हो बेटा। कहता यस सर मैंने सिर्फ 5 मिनट प्रैक्टिस की थी। मैंने कहा फिर फ़ायदा? जो लोग ये मेरी वीडियो सुन रहे हैं वो इस बात को ज़हन में रखें कि अगर आप ये 1-1.5 घंटे की वीडियो कॉन्टिन्यूसली बैठ के सुन नहीं सकते ना, तो फिर बड़े बड़े ख्वाब देखना छोड़ दो। तो बड़े बड़े ख्वाब वो पूरे करते हैं जो छुट्टी वाले दिन भी सुबह फजर के टाइम उठते हैं। वो ये नहीं कहते कि आज छुट्टी है छोड़ो यार फजर की नमाज़ क्या पढ़नी। उनके लिए ये चीज़ मैटर नहीं करती। उनके लिए सूरज, ये टाइमिंग, ये सब चीज़ें, ये उन्हें अपने काम उन्होंने करना है, वो उन्होंने करना है। फिर
उन्हें ये चीज़ मैटर नहीं करती क्या अब आप लोग 2 घंटे के लिए यहाँ आए, आप जब यहाँ से जाएंगे आपके घर वाले सो के उठ रहे होंगे, कुछ के घर वाले दफ्तर जाने का सोच रहे होंगे और उन्हें पता भी नहीं होगा कि आप पूरी ट्रेनिंग करके आ गए। इसलिए अपने वक्त को ना सही इस्तेमाल करना सीखो, फिर मंजिल मिलती है, वरना मंजिल नहीं मिलती। इस पे जाना है, जितने वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट हैं एकेडमिक उन सब की प्रैक्टिस करनी है, एक भी क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करना। और वहाँ पर राइट आंसर नीचे आ रहे होते हैं, अगर कोई आंसर आपको गलत आपका होता है तो उसका क्वेश्चन और आंसर की स्क्रीनशॉट ले लेनी है, स्क्रीनशॉट लेके अपने सिस्टम में सेव कर लेना है। ये आप लोगों ने करना है। अब वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक के अंदर एक और पॉइंट हमारा रह गया, डेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स, जिसे पास करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मैथमेटिक्स, पाक स्टडी और इस्लामियात, ये 3 पॉइंट और हम डिस्कस करेंगे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं बीच में डिस्कस नहीं कर रहा, जो कि सीक्रेट्स हैं, वो इंशाल्लाह फिर कभी बताएंगे। और उसके बाद मेडिकल इंटरव्यू के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। अब आगे हम मैथ के पोर्शंस पे। जो बच्चे FSC की हुई है वो ज़हन में रखें, ट्रिग्नोमेट्री को प्रॉपरली रिवाइज कर लें। ट्रिग्नोमेट्री में तो क्वेश्चन आने हैं जिन्होंने FSC की हुई है, ठीक है। जिन्होंने FSC नहीं की हुई, BCom किया हुआ है, या फिर वो उन्होंने MBA किया हुआ है, या उन्होंने कोई मास्टर डिग्री हासिल की हुई है, MCS कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, वो इतना ज़हन में रखें कि उन्होंने वो क्वेश्चन देने हैं आप लोगों को एकेडमिक के अंदर, मैथ के पोर्शंस के अंदर, जो कि सॉल्व किए बगैर आंसर आ सकते हैं, उसे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल, इस तरह मैंने एक ऑप्शन में हमेशा देता हूँ। अच्छा ज़हन में रखना, वो आपके स्लिप के ऊपर लिखा हुआ होगा कि बोर्ड मार्कर लेके आएँ, ये सब चीज़ें लेके आएँ। आपने बोर्ड मार्कर वगैरह कुछ नहीं लेके जाना, वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि हम बोर्ड पे जाके सॉल्व करें, क्योंकि कंप्यूटर का आगे एक छोटा सा वाइट बोर्ड लगा होता है, वहाँ हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। मैथ का सपोज कर रहे हैं, वो कहता है कि 23, 43, 53, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो कहता है अगली कौन सी अमाउंट होगी, पहला 23, फिर क्या है 43, फिर क्या है 53, यानी 3 को तो आप कर दो स्किप। 3 इज ए कांस्टेंट, वो उसने वैल्यू ने आना ही आना है। पहला क्या हुआ 2, दूसरा क्या हुआ 4, फिर हुआ 5 के बाद क्या होगा 7 होगा। कैसे 7 होगा, 2 के बाद इंक्रीज हुआ, फिर एक डिस्टेंस आया, फिर डबल होगा। गुड, समझ आ गया पॉइंट। इस तरह करके सोचना है आपने। अगला क्वेश्चन सपोज करें वो दे देता है, जो हमेशा देता है, x इक्वल टू, काफ़ी स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हम बोर्ड पे समझाएं आपको, इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे बेटा। x इक्वल टू 2 प्लस √3, 2 प्लस, आज तो आपको पढ़ने वाला वक्त याद आ गया होगा, 2 प्लस √3 लिख लिया बेटा। वो कहता है 1/x मालूम करें। अब 1/x मालूम करने के तो हमें पूरा से सॉल्व करना पड़ेगा ना, आपने इसे सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्या करना है 2 माइनस √3, साइन को क्या कर देना है चेंज। ज़हन में रखना, पेपर बनाने वाला वैसा पेपर बनाएगा जिसका वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सके। अगर वो भी हल करके सॉल्व कर रहा है तो फिर आप उसे हल क्यों करवाएगा। तो ज़हन में रखना कि पेपर बनता ही ऐसा है जो कि ईजीएस्ट हो चेकिंग के लिए। जब कोई टीचर पेपर में MCQs बनाते हैं, ये बोर्ड वाले भी बच्चे सुन लेंगे, 9th-10th के बच्चे बोर्ड के पेपर देते हैं, जब कोई MCQs बनते हैं, जब आप कोई टीचर हैं, जैसे वो टीचर हैं, उन्होंने MCQs चेक करने हैं, ठीक है, ये राज की बातें हैं वैसे टीचर्स की, ठीक है, आज बता रहा हूँ, थोड़े से पॉइंट बताता हूँ, सारी बातें नहीं बताता। तो टीचर ने अगर MCQs चेक करने होते हैं ना, तो वो क्या करता है, वो याद कर लेता है कि यार यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, पहले ऑप्शन राइट देख लेगा, ठीक है, उसके बाद सारे उसे पता चलेगा ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, फटाफट भी सारे चेक कर लेगा। इसी तरह जब आपके पेपर चेक होते हैं ना, तो पहले राइट ऑप्शन वो हाईलाइट करते हैं, और राइट ऑप्शन वो होता है जो कि ईजिएस्ट होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। क्या होता है, ईजिएस्ट होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता। मैथ का जो पोर्शन आएगा उसमें आपने ये में रखना है कि वो क्वेश्चन वही देगा जिसका आंसर आप ऑटोमेटिक ब्रेन से उसी टाइम सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आ रहा, आपको समझ ही नहीं आ रही कि सर जी इस सवाल का जवाब हमने क्या करना है, तो बेटा B फॉर बॉल और D फॉर डॉल्फिन। अगर नहीं आ रहा तो सारे बच्चे B D पे ना कर चले जाना भाई। अगर नहीं आ रहा तो ये सिर्फ 2021 के अगस्त तक की बात कर रहा हूँ मैं। 2021 के अगस्त के बाद ना B फॉर बॉल D फॉर डॉल्फिन शुरू हो जाना, ठीक है। ये 2000 अगस्त तक ही, समझ आ रही बेटा आपको। तो उसमें अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा तो लो जी, आपका इनिशियल वर्बल नॉन वर्बल एकेडमिक पास हो जाएगा।
रह गया इस्लामियत और मुतालिया रह गया। इस्लामियत और मुतालिया, इस्लामियत में बेसिकली कॉमन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम पूछते हैं आपका नाम क्या बेटा? अकबर। अकबर, आप एक जगह से जा रहे हैं और वहाँ पर आपकी मस्जिद आती है जहाँ आपने नमाज़ पढ़नी है, लेकिन वो आपके मसलक की नहीं है, यानी आपके फ़िरके की नहीं है। क्या वहाँ नमाज़ पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? ऑप्शन नंबर ए हाँ, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हाँ पढ़ूँगा। पढ़ूंगा हाँ, पहले वाला बिल्कुल हाँ क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल मैंने अपने तरीके से पढ़नी है। हाँ, अपने तरीके से पढ़नी है, आपने हाँ कहना उस पर। इस्लाम के अरकान कितने होते हैं, ये क्या होते हैं, बेसिक पॉइंट सारे आने चाहिए आपको, राइट। हज के फ़राइज़, हज कब हुआ, ज़कात कब फ़र्ज़ हुई, ठीक है, और खुतबतुल जो जुमअतुल विदा था, राइट, वो कौन सी हिजरी में हुआ, कौन सी हिजरी में हुआ, 10 हिजरी को हुआ, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज जो है ना वो आपको इस्लाम का सारा आना चाहिए। रही बात मुतालिया पाकिस्तान, यार मुतालिया पाकिस्तान के बारे में सोच सोच के ना दिल अजीब सा होता है ना। ये बहुत मुश्किल किताब है, बहुत मुश्किल किताब है, सही बात है। ये मुझे कभी याद नहीं हुई, सही बात है जी। सन के साथ मैं क्या करता था, मैं बस ये देख लेता था कि सर सैयद अहमद खान पैदा कब हुए और फौत कब हुए, बीच में खुद ही सन लिखता रहता, यार 1800 में ये हुआ तो उसमें ये हुआ। एक मेरा दोस्त था, उसे बहुत मार पड़ी थी टीचर से, उसने लिखा सर सैयद अहमद खान ठेकेदार थे। तो टीचर ने कहा ठेकेदार क्यों थे? कहती आपने तो कहा था कि उन्होंने स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाई थी। मैं कहा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाई थी भाई साहब, वो ठेकेदार नहीं थे यार। बच्चे बड़े अजीब होते हैं। कहता है गांधी और कहते थे हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। और हमारा एक दोस्त था, पठान था इस टाइम, वो इस टाइम एयरफोर्स में होता है, कराची में होता है, राइट। मेरा बड़ा करीबी दोस्त था। हम जब फ़िज़ाइये में पढ़ते थे तो हमारी उर्दू की एक टीचर थी, नाम नहीं ले रहा उनका, राइट। तो वो ना मारती थी उर्दू की तशरीह सुनते हुए। तो ना मुझे उर्दू की तशरीह लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद नहीं होती थी, राइट। और वो ऐसे मेरा चेहरा करके मेरे पाँव पे खड़े होके, पाँव पे अपना वज़न डाल के और मेरा फेस बिल्कुल सीधा करके ठो 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 पढ़ती थी ना। तो मेरा जो दोस्त होता था ना वो ना ऐसे ऐसे कर रहा होता था। तो उसे अगली बारी उसकी पढ़ने की होती थी, अभी उसे पढ़ी नहीं है, उसके अंदर पहले ही फीलिंग आ रही होती थी, राइट। तो मैं कहता था मिस मुझे मत मारें। कहती क्यों ना मारूं? मैंने कहा मिस साहब मुझे मारेंगी ना तो मेरे दोस्त को दर्द होगा। मैंने कहा दोस्त यार? कह रहा यस मिस, इसे ना मारें मुझे दर्द होता है। मिस ने मुझे छोड़ा, ठो। मैं कहा मिस मत मारें मुझे दर्द हो रहा है। उसकी सही पिटाई लगवा दी। बाद में ये कहता है कि वकार ये दर्द हो रहा था? मैंने कहा यार बहुत दर्द हो रहा था यार। तो हमारे बड़े मज़ेदार टीचर्स थे, राइट। और एक हमारे सर थे, उनका नाम ले लेता हूँ, सर ज़ुल्फ़कार थे, सर ज़ुल्फ़कार बहू, फ़ज़ाइये के फ़िज़िक्स के टीचर थे। गलती से मेरे फ़िज़िक्स में हाईएस्ट मार्क्स आ गए, गलती से, ठीक है, मैं नहीं कह रहा मेरी काबिलियत से। वो बड़े स्ट्रिक्ट टीचर थे, बड़े हार्ड थे, बड़ी हाइट उनकी अच्छी खासी और बड़े बड़े उनके हाथ, और वो बच्चों को ज़रा ठपट लगा देते थे 2-3। मुझे वैसे कभी पढ़ी नहीं थी। क्लास में आए, कहते वेयर इज़ वकार? मैं कहा लवी वकार साहब की गलती होगी। मैं कहा ताहिर क्या है? एब्सेंट है वकार आज क्लास में है ही नहीं। ताहिर साहब ये रहा वकार, इधर आओ। मैंने कहा सर सॉरी सर गलती होगी। कह रहे इधर आओ। मैंने कहा सर सॉरी, मैं कह रहा हूँ सर आइंदा नहीं होगा। कह रहे सर आप, कह रहा बेटा आपकी पोजीशन आई है। मैंने कहा सर सॉरी आइंदा नहीं आएगी, आप प्रॉमिस आइंदा कभी पोजीशन नहीं आएगी, आप ये अपने पास ना बुलाएं। इतना वो डर रहा, और मुझे उन्होंने अपने पास बुलाया और मेरे कंधे पे जब हाथ रखा ना मेरी हार्ट बीटिंग 190 पे जा रही। मैंने कहा सर आई प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम कभी नहीं आएगी। ठीक है, तो इतना हमारे ज़हन में ना वो फेयर था टीचर का। लेकिन पहले का माहौल बहुत अच्छा था, टीचर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। और अगर आज जिन टीचर्स ने अपनी रिस्पेक्ट को खो दिया है, सिर्फ एक बात बोलने लगा हूँ, वो कर लें, उनकी रिस्पेक्ट दोबारा वापस आ जाएगी, करैक्टरफुल बन जाए। आज के टीचर करैक्टर लेस हैं। ये कोई टीचर बात नहीं बोलता क्योंकि सब टीचर एक दूसरे को डिफेंड करते हैं, लेकिन ये बात सच्ची है। आज के टीचर करैक्टर लेस हैं, आज के मौलवी हज़रात करैक्टर लेस हैं, करैक्टर खो दिए इन लोगों ने। हिया उम्र से नहीं होती, हिया नज़रों में होती है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये मैंने हदीस पढ़ी तो मैं तकरीबन एक हफ़्ते तक परेशान बैठा रहा। जब मैंने ये हदीस पढ़ी जो मैं इस टाइम आपको सुनाने लगा हूँ, और मैं बहुत परेशान हुआ ये हदीस पढ़ने के बाद। आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी हिल जाएंगे। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसमें हिया नहीं, वो जो मर्ज़ी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात फरमा दी। फरमाया जिसमें हिया नहीं, वो जो मर्ज़ी करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर से हाथ उठा दिया।
फरमाया कि अब तुम जो मर्जी, तुम झूठ बोलो, बेईमानी करो, जो मर्जी करो यार, हिया इतना पैकर है। चीज़ें मकराम, हिया का दामन जवानी में आ जाए तो इंसान को बहुत बुलंदी तक पहुँचा देता है। और रही बात, ये जो लोग कहते हैं कि एक बूढ़ा बंदा होता है तो उसमें हिया होती है, मैं नहीं इन बातों को मानता। मैं ये मानता हूँ कि हिया उम्र के तकाजे से नहीं होती। अगर एक बंदा सही नहीं है ना, तो वो 70 साल का भी है ना, तो गली के कोने में बैठ के ऐसे कर रहा होगा। आपने देखे होंगे बाबे गली में हैं बड़े बड़े अजीब अजीब, ठीक है। तो अगर किसी में हिया है ना, तो वो जवानी में भी होती है, वो माहौल से होती है। ये मेरा असिस्टेंट शाम है, मेरी टीचर्स स्कूल की बड़ी तारीफ़ करती हैं कि जब भी इसे किसी काम के लिए बुलाया कि ही नेवर ट्राई टू एंटर इन द रूम, ये क्लास में नहीं आता, ये बाहर खड़ा रहेगा। वो क्या है, वो तरबियत होती है। ये जिस माहौल में रहता है वहाँ की तरबियत है। हमारी एक स्टूडेंट थी साजिदा, वो नादरा ऑफिस गई, वहाँ एक जगह सिग्नेचर करने होते हैं आईडी कार्ड बने के, तो जस्ट वो साइन करने लगी तो उस टाइम अजान शुरू हो गई। तो साजिदा ने बॉल पेन ऐसे रख दी, तो उन्होंने कहा सिग्नेचर करें, कहती अजान हो रही है। तो अजान के बाद साइन किया, तो उसने साइन करवाने वाले ने पूछा बेटा कहाँ पढ़ते हो, तो उन्होंने कहा हुआ अकेडमी। उन्होंने कहा किसी अच्छे उस्ताद ने तरबियत की है आपके। तो मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप किसी भी दफ्तर में कहीं पे भी हैं, आप किसी होटल में जॉब कर रहे हैं, ऊपर डीजे सिस्टम लगा हुआ है, अजान होगी है ना, मुसल्ला निकालो यार, बिछाओ, नमाज़ पढ़ लो। तुम्हें कौन सी, अल्लाह ने पूरी ज़मीन को बना दिया है मस्जिद, आप जहाँ मर्जी नमाज़ पढ़ो, सड़क पे आप मसल्ला बिछा के नमाज़ पढ़ सकते हो। कोई आप इन चीज़ों में रिस्ट्रिक्ट नहीं हो, इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओ, अपने दिमाग से निकालो ये चीज़ें कि यार मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहाँ गाने बज रहे होते हैं, वहाँ ऊपर डांस हो रहा होता है, मैनेजर कुछ। मैं 6 महीने काम करता हूँ ऐसी जगह पर, जो एक 5 स्टार होटल था और जहाँ बड़ा आउट क्लास सिस्टम था सारा। बट आई नेवर स्किप एन सिंगल नमाज, मैंने नहीं नमाज़ छोड़ी। इवन के मेरे इंचार्ज में कह रहे होते थे यार गानों की बातें तुम्हारे कान में नहीं आती। मैंने कहा आती हैं यार, क्या हो गया, पढ़नी नहीं है नमाज़ क्या। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है बेटा। आप लोगों ने आज के बाद नमाज नहीं